हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। आज की वीडियो है एडजस्टमेंट टॉपिक पर, जो चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स यानी कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है, जिसमें हम एडजस्टमेंट का मीनिंग, इसके टाइप्स और फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एडजस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं, जिस वजह से माल एडजस्टमेंट होती है, और माल एडजस्टमेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। और टीचर का रोल क्या होगा कि हम बच्चों में माल एडजस्टमेंट को मिनिमाइज कर सकें। तो ये पूरा टॉपिक है, लगभग 8 नंबर का पूछा जाता है आपसे आपके एग्ज़ाम में। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, आईडीज़ आपको सामने दिख रही हैं इंस्टाग्राम की भी और टेलीग्राम पे भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे हमारा आज का टॉपिक एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है, एडजस्टमेंट होती क्या है, ठीक है। आप बहुत बार सुनते आ रहे होंगे कि हमने तो एडजस्ट कर लिया सिचुएशन में, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट है क्या, आप एडजस्ट करते किस तरह से हैं, ओके। तो अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं कि एडजस्टमेंट होती क्या है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर कोई भी एनिमल है, उनकी कोई भी ज़रूरत है तो हम ज़रूरत और जो पर्यावरण में कोई बाधा आ रही है, उनके बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारी ज़रूरतों और पर्यावरण में कोई भी बाधा उत्पन्न हो रही है, उसके बीच में हम एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया तो ये एडजस्टमेंट कहलाएगा, यानी कि हमने एडजस्ट कर लिया इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना गुस्से हुए अगर हमने समझदारी से काम लिया तो मतलब कि एडजस्टमेंट हो गई हमारी। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है, हम उन ऑब्स्टेकल्स को, उन बाधाओं को पार नहीं कर पा रहे हैं, तो हम माल एडजस्टमेंट का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट। और जो एडजस्टमेंट का प्रोसेस है वो शुरू कहाँ से होगा, जब हम किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। व्हेन अ नीड इज़ फेल्ट एंड एंड्स व्हेन इट इज़ सेटिस्फाइड। और ये ख़त्म हो जाएगी जब ये जो ज़रूरत है वो हमारी पूरी होगी, ओके। एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर अकर्स व्हेन देयर इज इनएबिलिटी टू मेक अ नॉर्मल एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कब आएगा, जब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। चलिए अब एडजस्टमेंट और माल एडजस्टमेंट को एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त हैं, एक का नाम है चिंटू, ठीक है। एक दोस्त का क्या नाम है, एक दोस्त का नाम है चिंटू, ठीक है। दूसरे दोस्त का नाम है मिंटू, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, एक है चिंटू हमारे पास और दूसरा है मिंटू, ठीक है, ए और बी। अब कंडीशन क्या है कि दोनों को भूख लग रही है, एक नीड जो है वो उत्पन्न हुई कि दोनों को भूख लग रही है, और दोनों का क्या मन है कि हम बाहर जाएं, घर से बाहर जाएं और बाहर जाके हम क्या खाएं, हम खाएं मोमोज, ठीक है। दोनों का मन है कि हम, चिंटू और मिंटू का, कि हम घर से बाहर जाएं और बाहर जाके हम खाएं मोमोज। अब दोनों जैसे ही मोमोज की दुकान पर पहुंचने लगे, बहुत तेज से हो रही है बारिश, ठीक है। बहुत तेज से बारिश जो है वो होने लगी, बहुत बिजली जो है वो चमकने लगी, ठीक है। तो ये क्या आ गई, एक बाधा, एक ऑब्स्टेकल उत्पन्न हो गई जो उनकी नीड को पूरा करने के बीच में आ गई। अब कंडीशन क्या हो रही है कि जो ए है हमारे पास, यानी कि जो चिंटू है, वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, बारिश हो रही है, बहुत तूफान है, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि घर पर ही क्या बना लेता हूँ, समोसे बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसने बोला कि मैं घर पर क्या बना लेता हूँ, समोसे बना लेता हूँ। तो यानी कि जो चिंटू था, जो हमारे पास ए वाला बच्चा था, उसने एक बैलेंस बना लिया, जो उसकी नीड थी और जो इन्वायरमेंट में ऑब्स्टेकल उत्पन्न हुआ उन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यानी कि जो ए वाला बच्चा है, यानी कि हमारे पास जो चिंटू था, वो हो गया एडजस्ट, ठीक है। जो चिंटू था उसने एडजस्ट कर लिया हमारी सिचुएशन में, जो सिचुएशन आई उसके बीच में। जबकि जो हमारे पास मिंटू था, जो बी वाला बच्चा था, अब उसको तो ये हुआ कि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तूफान हो रहा है, बाहर नहीं जा पाया मैं, इस चक्कर में वो हो गया गुस्सा। अब वो फ्रस्ट्रेट हो गया कि मुझे तो मोमोज ही खाने थे, चाहे कुछ हो जाए। इस चक्कर में इसने क्या किया कि चुपचाप बिस्तर पर गया और रजाई लेके सो गया। फ्रस्ट्रेट हो गया ना वो, अब वो एडजस्ट नहीं कर पाया उस सिचुएशन में। उसने बोला मुझे नहीं खाने समोसे, मैं तो खाऊंगा मोमोज, बारिश चाहे कल कभी भी रुके, कल रुके परसों रुके। तो उस चक्कर में क्या हुआ, अब ये बच्चा हो गया माल एडजस्ट,
माल एडजस्ट हो गया ना, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एडजस्ट नहीं हो पाया, ये फ्रस्ट्रेट हो गया, इसने समझदारी से काम नहीं लिया कि कोई बात नहीं, भूखी तो मिटाने इस चक्कर में मैं समोसे खा लूंगा, बट नहीं, इसने बोला मुझे तो खाने ही मोमोज है। अब ये ठहरा जिद्दी बच्चा मिंटू, अब ये हो गया माल एडजस्ट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एडजस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि हमें हमारी जो नीड और इन्वायरमेंट में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनके बीच हमें एक रिलेशन, एक जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखना है। जबकि माल एडजस्टमेंट में जो बच्चा है वो अपनी नीड्स और इन्वायरमेंट में जो ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं उनके बीच में वो एक बैलेंस मेंटेन करके नहीं रख पा रहा है। तो यही एग्जांपल था माल एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट का। आई होप आप इसको थोड़ा सा समझ पाए होंगे। चलिए अब देखेंगे कि जो एडजस्टमेंट का प्रोसेस है उसके पार्ट्स कितने होते हैं। तो जनरली 4 पार्ट्स होते हैं एडजस्टमेंट के प्रोसेस में। सबसे पहले आता है कि नीड या मोटिव, कोई जो नीड या मोटिव है वो ज़रूरी होता है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में जो नीड या मोटिव क्या था, भूख लगना एक हमारा मोटिव था। दूसरा, थॉटिंग और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ दिस नीड, कि ये जो नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही है किसी वजह से, या फिर कोई कारण है जो इस नीड को पूरे होने के लिए रोक रही है। तीसरा प्रोसेस आता है वैलिड एक्टिविटी और एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर अकम्पनीज बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब तीसरी कंडीशन ये आती है कि बच्चे की जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए उसने कोई एक्टिविटी ढूंढी या फिर उसने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड ढूंढा। जैसे पिछले केस में जो चिंटू था उसने बोला कि कोई बात नहीं, मोमोज नहीं है तो मैं समोसे बना के खा लेता हूँ, भूख ही तो पूरी करनी है, ठीक है। तीसरा आता है सम रिस्पॉन्स दैट रिमूव और एटलीस्ट रिड्यूस द इनिशिएटिंग स्टिमुलस और कंप्लीट द एडजस्टमेंट। फोर्थ स्टेप आता है कि कुछ रिस्पॉन्स, जैसे उसने क्या किया, समोसा बना के खा लिया, तो जो उसका इनिशिएटिंग स्टिमुलस था यानी कि भूख जो है वो कम हो रही है, यानी कि उसने अब एडजस्ट कर लिया है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ये 4 हमारे प्रोसेस थे किसके, एडजस्टमेंट के, ठीक है, 4 पार्ट थे एडजस्टमेंट प्रोसेस के। नाउ डेफिनेशन, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन भी दी हैं, क्योंकि अगर आपको अपना क्वेश्चन लिखना है बीएड के एग्जाम में तो डेफिनेशंस भी आपको लिखनी पड़ती हैं इस तरह से। सबसे पहले है हमारे पास साइमंड की डेफिनेशन। तो साइमंड के अनुसार एडजस्टमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स इन्वायरमेंट। एडजस्टमेंट क्या है, एक रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, उसके वातावरण के साथ। दूसरी डेफिनेशन, शाफर की डेफिनेशन, एडजस्टमेंट एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो बैलेंस मेंटेन करके चलता है अपनी ज़रूरतों के बीच में और जो परिस्थितियां आ रही हैं, जो सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में जो उस नीड को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, ठीक है, यानी कि जो उस नीड को सेटिस्फाई करने में इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उन दोनों के बीच का बैलेंस है एडजस्टमेंट, ऐसा कहा शेफर ने। थर्ड डेफिनेशन है गुड की, अकॉर्डिंग टू गुड एडजस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अडॉप्टिंग मोड्स ऑफ बिहेवियर सुटेबल टू द इन्वायरमेंट और द चेंज इन एनवायरनमेंट। गुड कहते हैं कि एडजस्टमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हम कुछ बिहेवियर जो है उनको अडॉप्ट कर पा रहे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल है, ठीक है, यानी कि जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके लिए हम उन व्यवहार जो हैं उनको अपना पाएँ जो इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल है। तो ये डेफिनेशन है गुड की। तो ये 3 डेफिनेशन है, आसान सी डेफिनेशन है, आप आराम से लर्न करके लिख सकते हैं। अब ज़रूरत क्या है एडजस्टमेंट की, क्या नीड है, हमें एडजस्ट होना क्यों ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी सिचुएशन की बात करें, आप क्लासरूम में एडजस्ट होने की बात करें, घर पे सोसाइटी में एडजस्ट होने की बात करें। फर्स्ट पॉइंट आता है हेल्प्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ। अगर आप एडजस्ट हो रहे हैं किसी सिचुएशन में तो आपकी जो लाइफ है वो खुशनुमा रहेगी, ठीक है। अगर आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं किसी सिचुएशन में तो माल एडजस्टमेंट हो रही है, यानी कि आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको गुस्सा आएगा किसी भी चीज़ का, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, हेल्प इन बैलेंस बिटवीन आवर नीड्स एंड कैपेसिटी। जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरत है और हमारी कैपेसिटी कितनी है उस ज़रूरत को पूरा करने में, उन दोनों के बीच में बैलेंस लाती है जो हमारी एडजस्टमेंट है वो। अगर हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एक बैलेंस मेंटेन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लीड्स वे ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। जो सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम एडजस्ट कर पा रहे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में तभी, नहीं तो हम वैसे डिसीजन नहीं ले पाएंगे जो सिचुएशन की डिमांड है। नेक्स्ट पॉइंट, गिव स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द कंडीशंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट।
हम में ये कैपेसिटी आती है कि हम डिज़ायरेबल हम अपनी इच्छा के अनुसार चेंज कर सकें जो भी इन्वायरमेंट में हमारे सामने कंडीशन आ रही है। जैसे पीछे एग्जाम्पल की बात करें तो हमने डिज़ायरेबल चेंज, हमने बोला मोमोज नहीं, कोई बात नहीं समोसे खा लेंगे, तो हमने जो इन्वायरमेंट में कंडीशन आई उसके अगेंस्ट हमने डिज़ायरेबल चेंजेस कर लिए अपनी इच्छा के, क्योंकि हमने उस कंडीशन में एडजस्ट कर लिया खुद को। ठीक है जी, तो ये नीड एंड इम्पॉर्टेंस है एडजस्टमेंट की। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक वेल एडजस्टेड पर्सन के? कोई भी इंडिविजुअल है वेल एडजस्टेड है तो उसके विशेषताएं क्या होंगी? पहला, टेंशन फ्री। वो जो इंडिविजुअल है वो टेंशन फ्री रहेगा, उसको टेंशन नहीं रहेगी किसी भी चीज़ की। दूसरा, इमोशनली बैलेंस्ड। इमोशनली बैलेंस्ड इंडिविजुअल होगा वो अगर वो एडजस्ट हो रहा है तो। अगर आप एडजस्ट नहीं हो रहे किसी सिचुएशन में तो आपको किसी ना किसी तरह की टेंशन बनी रहेगी, आपको गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेट आप होंगे, तो ये सब इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग। आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप खुद एडजस्ट हैं तो। मैच्योरिटी इन थिंकिंग। आपकी जो थिंकिंग होगी वो भी मैच्योर होगी, आप अच्छे से बिहेव करेंगे। जैसे अगर आपने बच्चा देखा तो वो जिद करता है किसी भी चीज़ को, तो वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, उसमें मैच्योरिटी नहीं, उसमें सोचने की क्षमता उतनी नहीं है, बट हम में तो वो क्षमता है ना, तो हम मैच्योर हैं वहाँ पर अगर हम एडजस्ट कर पा रहे हैं तो। फ्रेंडली एंड कोर्डियल टुवर्ड अदर्स। हम दूसरों के साथ भी अच्छे से व्यवहार करेंगे अगर हम खुद एडजस्ट हुए हैं तो। अगर हम ही खुद एडजस्ट नहीं है तो हम दूसरे से कैसे अच्छे से व्यवहार करेंगे, हम कोर्डियल कैसे रहेंगे दूसरे के साथ? ठीक है, तो ये करैक्टरिस्टिक है एक अच्छे एडजस्ट पर्सन के। अलग अलग तरह की एडजस्टमेंट होती है, ठीक है, टाइप्स हैं एडजस्टमेंट की। सबसे पहले आता है हमारे पास इमोशनल एडजस्टमेंट। इमोशनल एडजस्टमेंट में हम सीखते हैं कि हमारे जो इमोशंस हैं, हर इंडिविजुअल के जो इमोशंस हैं उनको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे यूज़ करना है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो इमोशंस जो हैं वो कैसे हमारे उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि हमारे जो इमोशंस हैं वो भी एडजस्ट हो रहे हैं। कोई दुख की बात है तो हमारे वो दुखी वाला इमोशन आएगा, अगर कोई खुशी वाली बात है तो हमारा खुशी वाला इमोशन आएगा। तो ये होगी हमारी इमोशनल एडजस्टमेंट, यानी कि हम इमोशनली एडजस्ट हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। दूसरा आता है सोशल एडजस्टमेंट। सोसाइटी में हम किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो सोशल ग्रुप्स हैं अलग अलग उनके साथ, वो आ गई हमारी सोशल एडजस्टमेंट। फिर आती है कॉग्निटिव एडजस्टमेंट। कॉग्निटिव एडजस्टमेंट में आता है कि हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो कैसे हैं, हम किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हमारी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कितनी है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम यूज़ करके आगे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ये आएगा कॉग्निटिव एडजस्टमेंट के अंदर। फिर आती है बिहेवियरल एडजस्टमेंट कि कोई भी इंडिविजुअल है वो अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से व्यवहार कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप हर सिचुएशन में सेम व्यवहार तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे आपका दोस्त है उसके साथ आपका व्यवहार अलग है, आपके पेरेंट्स है उनके साथ आपका व्यवहार अलग है, आपके कोई रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपका व्यवहार अलग है। तो ये आती है बिहेवियरल एडजस्टमेंट, जहाँ पर आप एडजस्ट कर पाते हैं कि आपको किस तरह से किन किन लोगों से या फिर अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से व्यवहार करना होता है। फिर आती है कल्चरल एडजस्टमेंट, जहाँ पर आप अलग कल्चर को सीखते हैं, वहाँ पर आप एडजस्ट होते हैं। जैसे ऐसा तो नहीं होगा कि आपके भी कल्चर सेम होंगे, आपके दोस्तों के कल्चर भी सेम होंगे, अगर आप उनके घर जाते हैं तो आप उनके कल्चर सीखते हैं, वहाँ पर आप एडजस्ट होते हैं, ना कि आपको वो सब देख के गुस्सा आता है। ठीक है, तो आप यहाँ वहाँ पर एडजस्ट हो रहे हैं, आप कल्चर में एडजस्ट हो रहे हैं। फिर आती है इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट। जैसे आप घर पे रह रहे हैं तो आपका घर का जो इन्वायरमेंट है वो अलग है, घर पे आपको बढ़िया आराम मिल रहा है, खाना मिल रहा है। अगर आप हॉस्टल में चले गए, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ पे उतना आपको आराम नहीं मिलेगा, खुद सारे काम करने पड़ेंगे। तो वो क्या है, इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट है। जो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है अगर हमने उनमें एडजस्ट करना सीख लिया तो यानी कि इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है। एक और एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं, जैसे कोई डिज़ास्टर आ रही है तो उस समय जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी वो अलग होंगी, तो हम उनमें भी कैसे एडजस्ट कर रहे हैं कंपेयर टू कि जो हमारी पहले की लाइफ थी वो अलग थी। तो ये सब आएगा इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट में, जहाँ पर आप इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आगे हमारे टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। ना फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजस्टमेंट, अलग अलग तरह के फैक्टर्स हैं जो हमारी एडजस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। इनको आप कॉजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं। पहले आएंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स।
फिर देखेंगे हम पर्सनल फैक्टर्स के बारे में, ठीक है जी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में मेनली 3 तरह के फैक्टर्स हैं, होम फैक्टर्स, स्कूल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स, ठीक है। होम फैक्टर्स यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो घर के इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं, जिनकी वजह से माल एडजस्टमेंट हो सकती है। पहले आते हैं ब्रोकन होम्स। ब्रोकन होम्स हम बोल सकते हैं जहाँ पर जो फादर मदर हैं वो सेपरेट हो गए हैं, उनका डाइवोर्स हो गया है, या फिर किसी की डेथ हो गई है, तो वो ब्रोकन होम्स के अंडर आएंगे। अगर बच्चा इन कंडीशंस में पलता बढ़ता है तो उसको प्रॉपर लव, प्रॉपर अफेक्शन, प्रॉपर सिक्योरिटी जो है वो नहीं मिल पाएगी, और बच्चा जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब रहता है। तो बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब रहेगा तो वो कैसे ही एडजस्ट कर पाएगा। तो मेन फैक्टर ये आ गया। दूसरा आता है एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स का एटीट्यूड जो है वो अनफेवरेबल है तो उससे जो माल एडजस्टमेंट का जो बिहेवियर है वो बच्चों में डेवलप होता है। फिर आता है हाई एम्बिशन ऑफ पेरेंट्स। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, जितनी उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती है उससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो उससे क्या होगा, जो बच्चा है वो फ्रस्ट्रेट रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो बच्चे को बार बार बोला जाए कि पढ़ो 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 पढ़ो, तो बच्चे पे क्या होता है, प्रेशर आ जाता है, और उस वजह से जो बच्चा है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और माल एडजस्टमेंट का कारण बनेगा वो चीज़, ठीक है। हार्श डिसिप्लिन और मोरालिटी। कुछ फैमिलीज़ में क्या होता है कि जो डिसिप्लिन है वो बहुत हार्श होता है बच्चे के लिए। हर चीज़ के लिए जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। बच्चों को, जैसे हम बात करें कि बच्चों को ना खेलने दिया जाएगा, ना मूवीज़ देखने दी जाएंगी, ना ही उनको उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ खेलने दिया जाएगा। तो बच्चा जो है वो एक आइसोलेट होकर रह जाता है। उस वजह से क्या होगा कि बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होगी, और फिर माल एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। फिर सेक्स डिफरेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अडॉप्शन। जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं वो भी माल एडजस्टमेंट का शिकार रहते हैं, क्योंकि जब उनको ये फैक्ट पता चलेगा कि वो अडॉप्टेड हैं तो वो उस फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, फिर उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेक्स डिफरेंसेस। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो फेवरिटिज्म जो है वो ज़्यादा शो करते हैं किसी एक सेक्स के प्रति, यानी कि जो लड़का है उसको वो ज़्यादा प्यार करेंगे एज़ कम्पेयर टू उनकी जो बेटी होगी उससे। जैसे हमारी सोसाइटी में भी सन्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है डॉटर से। तो इस तरह की जो ट्रीटमेंट है उस वजह से भी जो गर्ल चाइल्ड होगी वो फ्रस्ट्रेट होगी और माल एडजस्टमेंट का रीज़न बनेगी ये चीज़ वहाँ पे, ठीक है। फिर आते हैं हमारे स्कूल फैक्टर्स। ये तो हमने बात कर ली होम फैक्टर्स की, अब स्कूल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ पुअर क्वालिटी एंड बिहेवियर ऑफ टीचर्स। अगर टीचर्स का व्यवहार ही अच्छा नहीं है बच्चों के प्रति तो बच्चे उस स्कूल के एनवायरनमेंट में एडजस्ट कैसे होंगे, ठीक है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो भी माल एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ रिक्रिएशन फैसिलिटीज़। रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ जैसे अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो अगर वो सब नहीं हो रही हैं क्लासरूम में, सिर्फ आपको पढ़ने पर ही जोर दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी बच्चे एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। अनसुटेबल मैथड्स ऑफ टीचिंग। अगर आप प्रॉपर टीचिंग मैथड्स का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जिससे बच्चा जो है वो इंटरेस्टिंग वे से समझे, तब भी जो माल एडजस्टमेंट है वो होगी, ठीक है। फिर आता है क्लासरूम एनवायरनमेंट। अगर क्लासरूम एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, टीचर्स और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो ही अच्छा नहीं है, और स्टूडेंट्स का भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो भी जो माल एडजस्टमेंट है वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उससे क्या है, बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है जी। ना सोशल फैक्टर्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माल एडजस्टमेंट के लिए। जैसे बैड नेबर्स। अगर आपका जो आस पड़ोस है वो ही अच्छा नहीं होगा, वो वहाँ पर हर टाइम लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो फिर बच्चे को एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलीजियस बिलीव्स। जैसे हमें पता है कि जो हमारा भारत है वहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और जो बच्चा है उसको अपने पेरेंट्स के जो धर्म है उसी को ही मानना पड़ता है। बट अगर ऐसा ना हो, बच्चे की जो रिलीजियस बिलीव्स हों उसके पेरेंट्स से अलग हों, तो वहाँ पर भी फ्रस्ट्रेशन और माल एडजस्टमेंट की सिचुएशन पैदा होती है। फिर आता है मोबिलिटी। जैसे उन फैमिलीज़ के बच्चे जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है कुछ रीज़न्स की वजह से, चाहे वो जॉब्स की रीज़न हो,
ट्रांसफ़र का रीज़न हो, तो उस वजह से भी बच्चा है वो उस जगह पर एडजस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है? क्योंकि उसको जब जैसे ही वो एडजस्ट होने लगे उसको दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो मेन कारण ये भी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। जैसे अलग-अलग भाषाएँ हैं, कोई बच्चा रह रहा है, उसके आस-पास किसी और भाषा में बात होती है और वो उस भाषा को नहीं समझ पा रहा है, तो क्या होगा? बच्चा उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ये भी माल एडजस्टमेंट का कारण है। नेक्स्ट आती है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक मेन कॉज़ है जिस वजह से माल एडजस्टमेंट हो रही है जो हमारे यूथ हैं उनमें। इससे क्या होगा? एंग्ज़ायटी डेवलप होगी, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी और फिर माल एडजस्टमेंट होगी अल्टीमेटली, ठीक है जी? तो ये हो गए सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो एडजस्टमेंट को अफ़ेक्ट करते हैं। नाउ पर्सनल फैक्टर्स, ठीक है? एनवायरनमेंट के अलावा जो हमारे खुद के जो फैक्टर्स हैं, जो माल एडजस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं, वो क्या-क्या हैं? पहला आएगा मेंटल कॉजेज़। जैसे किसी बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल जो है वो लो है, उसकी मेंटल एबिलिटी है वो भी रिटार्डेड है, तो उसको एडजस्ट होने में वहाँ पर दिक्कत आती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ मेंटल कॉजेज़। दूसरे आते हैं फिज़िकल कॉजेज़, जैसे ब्लाइंडनेस है, कोई बच्चा ब्लाइंड है, वो देख नहीं पाएगा, तो उसको नॉर्मल बच्चों के साथ उठने-बैठने में दिक्कत आएगी, एडजस्ट होने में दिक्कत आएगी। फिर आती है हियरिंग डिसेबिलिटी। अगर बच्चा जो है वो सुन नहीं पाएगा कि सामने वाले ने क्या बोला, तब भी वहाँ पर माल एडजस्टमेंट जो है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉन्ग सिकनेस। अगर बच्चा लंबे समय तक बीमार है तो उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, ठीक है? या फिर कोई इंजरी हो रही है, तब भी बच्चा जो है वो फ्रस्ट्रेट रहता है और वो खुश नहीं रह पाएगा। और उस केस में क्या होगा कि बाकी जो बच्चे होंगे वो उससे आगे निकल जाएंगे और बस फिर वो एडजस्ट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ इमोशनल एंड टेम्परामेंटल कॉजेज़। कुछ बच्चे जो हैं वो इमोशनली एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि अगर उसको घर पर उस तरह का व्यवहार नहीं मिल पा रहा है, उसको जो उसका परिवार है उस तरह से ट्रीट नहीं कर पा रहा है, उस वजह से भी बच्चा जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब रहता है और उससे क्या होगा? इरिटेशन बच्चे में आएगी, इम्पेशेंट बच्चा रहेगा, उसका जो बिहेवियर है वो भी बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये सब किसके अंडर आएँगे? हमारे पर्सनल फैक्टर्स के अंडर आएँगे, जिससे माल एडजस्टमेंट जो है उसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है? अब माल एडजस्टमेंट क्या है? हमने पीछे पढ़ लिया, डिस्कस भी कर लिया, बट अगर आपको लिखना हो तो आप किस तरह से लिखेंगे? माल एडजस्टमेंट जो शब्द है ना, 2 शब्दों से मिलकर बना है, माल प्लस एडजस्टेड, ठीक है? माल यानी कि बैड, एडजस्टेड यानी कि हार्मनी। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझेंगे तो बैड हार्मनी, ठीक है? माल एडजस्टमेंट इज़ अ प्रोसेस whereby an individual is not able to satisfy his biological, social and physiological needs। वो प्रोसेस है जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो उसकी बायोलॉजिकल, सोशल, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, ठीक है? तो ये होगी हमारी माल एडजस्टमेंट, जहाँ पर हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उस वजह से हमें फिर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। अगेन माल एडजस्टमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ से एज इट इज़, क्योंकि समझ तो आपको आ ही गया कि माल एडजस्टमेंट है क्या, ठीक है? माल एडजस्टमेंट के केस में हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अडेप्ट नहीं हो पाते हैं। इट इज़ फेलियर टू अडेप्ट और एडजस्ट टू सर्टेन कंडीशंस और सिचुएशंस, ठीक है? जिस वजह से हमारी जो सोशल फंक्शनिंग है, इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग है, उसमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। और जो माल एडजस्टेड इंडिविजुअल होगा वो एक प्रॉपर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा उसकी कैपेबिलिटीज़ के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में, और वो एक नॉर्मल और हैप्पी लाइफ जो है, खुशहाल भरी ज़िंदगी जो है वो व्यतीत नहीं कर पाएगा, ठीक है जी? सिम्पटम्स क्या होंगे माल एडजस्टेड स्टूडेंट के? अगर आप क्लासरूम में देखें कि कोई माल एडजस्टेड बच्चा है तो आप उसका पता कैसे लगाएंगे, ठीक है? क्या सिम्पटम्स इसके रहेंगे? पहला, एक्सट्रीमली एग्रेसिव। बच्चा जो है वो बहुत गुस्से वाला होगा, बहुत एग्रेसिव होगा क्योंकि उसकी जो ज़रूरत है वो पूरा नहीं हुई। दूसरा, एंशियस। बच्चा जो है एंशियस रहता है, फेयरफुल, उसमें डर बना रहता है किसी चीज़ का। शाय एंड सेल्फ कॉन्शियस। बच्चा जो है वो चुपके से चुपचाप बैठा हुआ क्लासरूम में कुछ बोलेगा नहीं, सेल्फ कॉन्शियस होगा कि मैंने बोल दिया तो सामने वाला क्या समझेगा। इमोशनली डिस्टर्ब होगा, इमोशंस जो हैं उसके वो बैलेंस नहीं रहेंगे, ठीक है? आइसोलेशन। बच्चा जो है वो आइसोलेशन में चला जाता है, अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करेगा। अनेबल टू फेस रियल लाइफ सिचुएशन। जो रियल लाइफ सिचुएशंस आएंगी बच्चा उनको फेस नहीं कर पाएगा अगर वो माल एडजस्टेड है तो। सेंसिटिविटी, उसको छोटी छोटी बातों का बुरा लग सकता है।
ठीक है जी। तो ये सारे सिम्टम होंगे किसी भी माल एडजस्टेड बच्चे के। अब टीचर का रोल क्या है कि माल एडजस्टमेंट को कम कैसे कर पाए वो। ठीक है जी। पहला, आइडेंटिफाई अर्ली साइंस, कि जो सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको बच्चे में उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ। एज अ टीचर आपका काम है ये कि बच्चे को कोई दिक्कत लग रही है, आप देख रहे हैं कि उसको कोई दिक्कत आ रही है किसी चीज़ में, वो गुस्सा कर रहा है, तो आपको उसको डांटना नहीं है, आपको वो जो कारण है जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसका आपको पता लगाना है। ठीक है। बिल्डिंग मोरल ऑफ स्टूडेंट, बच्चों का जो मोरल है उसको आपको बिल्ड करना है एज अ टीचर। आपको एज अ रोल मॉडल वहाँ पर काम करना है। आपको बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करना है कि अगर कोई भी स्ट्रेस आता है, कोई भी सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल कैसे करना है। ठीक है। और एक एग्जाम्पल सेट करना है बच्चों के सामने, तभी आप उनका एक अच्छा रोल मॉडल जो है वो बन पाएंगे। दूसरा, डेवलपिंग इंटरेस्ट, बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप करना होगा आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ में, ताकि बच्चा जो है वो एडजस्ट हो सके अपने पीयर्स के साथ अपनी सोसाइटी में। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेशल प्रॉब्लम्स, अगर कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, बच्चा उसको फेस कर रहा है तो आपको उसको ऑब्जर्व करना है। मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, अब टीचर का काम है कि वो बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप जो है, एक अच्छा रिश्ता जो है वो बनाकर रखें, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो अपने टीचर के साथ उन सब बातों को शेयर कर सके, फिर टीचर जो है वो उनका सोल्यूशन दे। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है। हर की कैपेबिलिटीज़ अलग है, हर की एबिलिटीज़ अलग हैं। तो आपको जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको समझना होगा, और फिर तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। ना कि कोई बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है तो आपने उसको डांटना फटकारना है। ठीक है। तो ये सारा रोल है टीचर का कि वो माल एडजस्टमेंट को कम कैसे कर पाए बच्चे में। ओके जी, तो यहाँ पर हमारा जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है एडजस्टमेंट का। आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम में भी, इंस्टाग्राम आईडी भी आपको सामने दी गई है। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड नेक्स्ट टॉपिक का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।